नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर अभी तक की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। चुनाव का माहौल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उन लोगों के लिए जो चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं और जिनको जनता का पहले से ही प्यार मिला हुआ है, तो उनके सामने जनता का प्यार पाना एक और चुनौती होता है और अपना हिसाब किताब जनता के सामने रखना और जनता उस पर कितना यकीन कर पाती है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो आज हमारे साथ बात करने के लिए पंचकुला से विधायक, पंचकुला से बीजेपी के प्रत्याशी और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अहम जिम्मेदारियों को निभा चुके ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानचंद गुप्ता जी। धन्यवाद। ज्ञानचंद गुप्ता जी, मैं ये किताब पढ़ रहा था, आपकी आप छपाई है, तकरीबन 121 कामों का आपने जिक्र किया है इसमें, और भी हो सकता है बहुत से काम कह सकते हैं कि आपने किए हों, लेकिन जब भी इस तरह से कामों का जिक्र किया जाता है, जब अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया जाता है, तो विपक्ष एक बात कहता है कि ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ लिखने की बात है, हुआ कुछ नहीं था। और इसी तरह से आपके विरोधी भी इस वक्त पंचकुला में काम को लेकर कह रहे हैं कि पंचकुला में जो काम होने चाहिए थे कुछ काम नहीं हुए। देखिए नासिर जी, लोगों को जो हमारी ज़मीनी हकीकत है उसकी जानकारी रहती है। विपक्ष ने तो विरोध करना ही करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो उनका उसी तरीके से बात करना, मैं कोई उसको गलत नहीं मानता। लेकिन जब लोगों को दोनों की वास्तविकता पता चलती है तो फिर लोग तब निर्णय करते हैं कि क्या कौन सच बोल रहा है कि कौन झूठ बोल रहा है। हमने तो जो काम किया है वो इस किताब के अंदर प्रिंट किया है, लिख करके दिया है। ज़मीनी तौर पर आप जा कर के वहाँ देख भी सकते हैं कि क्या जो मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल निफ्ट जो है यहाँ बना है कि नहीं बना, यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला है कि नहीं खुला, मल्टी स्किल सेंटर खुला है कि नहीं खुला, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेस आज चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। आज अगर हम बात करते हैं, जो स्कूलों की बात करते हैं कि क्या यहाँ पर संस्कृति पब्लिक स्कूल खुले हैं कि नहीं खुले, क्या यहाँ पर जो एजुकेशन की दृष्टि से जो आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आया कि नहीं आया, ये तो सब ऑन ग्राउंड है। जब लोग ये जाकर के देखते हैं तो उनका जो झूठ है वो बेनकाब हो जाता है। ज़्यादातर झूठ के पावनी होते हैं, बार बार झूठ बोलने से कोई बात सच नहीं हो जाती। पंचकुला की जनता, जिसके बीच में मैं लगातार पिछले 10 साल से हूँ, ये जानती है कि मैंने उनके बीच में रह करके उनकी सेवा करने का काम किया है। लेकिन ये भी जनता जानती है कि जो हमारे विरोधी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको, जनता को ये भी पता है कि वो 5 साल तक पंचकुला में नहीं रहे, पंचकुला में अवेलेबल नहीं हुए। आज 5 साल के बाद कभी वो सोचते थे कि शायद मैं कालका से लड़ दूँ, कभी उन्होंने कोशिश की कि जा कर के वो नलवा से, जहाँ से पहले लड़े थे, वहाँ से लड़ लूँ। इसी द्वंद्व के अंदर वो जनता से नहीं मिले, लेकिन आज यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ कि कम से कम उनको वास्तविकता जो है उसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। ज़्यादा देर तक झूठ का सहारा लेकर के जनता को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। ज्ञानचंद गुप्ता जी, चौथा चुनाव है पंचकुला में परिसीमन के बाद और 2 बार जनता ने आपको चुना है। आपके सामने भी हैट्रिक लगाने का चांस है, आप भी पूरी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आपकी सरकार जो हरियाणा में है बीजेपी की, वो भी कह रही है कि हम जीत की हैट्रिक लगाएंगे। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, चाहे वो प्रत्याशी हैं, चाहे बड़े नेता हैं कांग्रेस के। वो एक बात कह रहे हैं कि अब इस वक्त जनता चुनाव का इंतज़ार कर रही थी और अब बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो उनका भ्रम है, इस भ्रम को जनता जरूर तोड़ेगी, क्योंकि जनता कांग्रेस का वो 10 साल का मिसरूल, कांग्रेस का वो 10 साल का जो लूट खसोट का रूल था, कांग्रेस ने जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, जिस प्रकार से 72,000 एकड़ ज़मीन CLU करके गरीब किसानों को सेक्शन 4 और सेक्शन 6 का डर दिखा करके उनकी ज़मीन को हथियाया है,
बड़े बड़े बिल्डर्स को उस ज़मीन को उन्होंने दिया है, वो प्रदेश की जनता कभी भूल नहीं सकती। प्रदेश की जनता ये भी कभी नहीं भूल सकती कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज के अंदर जो सरकारी नौकरियों की भर्ती होती थी, कितना भ्रष्टाचार, कितनी सिफारिश चलती थी। जो खर्ची पर्ची का जो खेल है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में जितना चला शायद कभी नहीं हो। हरियाणा प्रदेश की जनता ना गोहाना कांड को भूल सकती है, ना मिर्चपुर कांड को भूल सकती है। किस प्रकार से मिर्चपुर के अंदर गरीब दलितों को अपने घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ा था। हरियाणा प्रदेश की जनता ये भी नहीं भूल सकती कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स जो पंचकूला के अंदर निकले थे, उनकी अलॉटमेंट किस प्रकार से बंदरबांट की गई, सारे नियमों को, कानूनों को ताक पर रख करके रिश्तेदारों को दिए गए, दोस्तों को दिए गए, ये हरियाणा प्रदेश की जनता भूल नहीं सकती। आज हम जो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की सरकार बनेगी, उसके अंदर तर्क है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जो नौकरियां हैं मेरिट के आधार पर दी हैं, योग्यता के आधार पर दी हैं, ये खर्ची पर्ची के खेल को बंद किया है। आज जब गरीब परिवार का बच्चा बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसा खर्च किए, 1 रुपया खर्च किए, उसको जो कुछ सरकारी नौकरी मिलती है, उसको अपॉइंटमेंट का लेटर जाता है, तो पूरे गांव के अंदर एक खुशी का माहौल बना कि एक गरीब आदमी के घर के अंदर जो बहुत ही गरीब था, एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिली है। उससे जो गांव के अंदर वो लोग जो बिना पैसा खर्च किए नौकरियां लगी हैं, 1,41,000 नौकरियां हमारी सरकार ने युवाओं को दी हैं। वो हमारे जो 1,41,000 एम्बेसडर हैं, वो ये जब बात बोलते हैं कि हमारी नौकरी जो है बिना 1 रुपया खर्च किए लगी है, तो वो मैं समझता हूँ कि उससे हमें पूरा विश्वास है कि जनता का जिस प्रकार का रिस्पांस जब बच्चा खड़ा होकर के बोलता है किसी भी सभा के अंदर। पर जब हम विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो उनसे एक बात पूछी जाएगी कौन सा बड़ा मुद्दा है आपके पास, तो स्थानीय मुद्दों के अलावा एक बात ये कहते हैं कि बेरोजगारी हरियाणा में बहुत ज़्यादा है, और बार बार देश भर में इस बात को जिक्र किया जाता है विपक्ष के नेताओं की तरफ से कि हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में। किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बताया जाता है कि किसान परेशान रहे। तो आपको लगता है कि ये, और इसके अलावा कर्मचारियों के मुद्दों की अगर बात की जाए, और पंचकुला तो एक ऐसा शहर है जहाँ पर कर्मचारियों की बड़ी तादाद है कि वो नाराज़ हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए नासिर जी, बेरोज़गारी के मुद्दे को झूठे तथ्यों के आधार पर, झूठी जो एक सेल्फ स्टाइल्ड या सेल्फ मेड फिगर्स बना करके लोगों के सामने पेश की जा रही है। जहाँ तक बेरोज़गारी की बात, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल के अंदर 65,000 सरकारी नौकरियाँ हुई। हमारी सरकार के अंदर 10 साल के अंदर हमने 1,41,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, पक्की नौकरी दी। बेरोज़गारी को ख़त्म करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को एक नई दिशा दी है कि वो जॉब सीकर की बजाय जॉब प्रोवाइडर बने। छोटे छोटे अपने यूनिट खोल करके जिस प्रकार से स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं और जिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आज युवाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है कि हम कोई भी काम अपने तौर पर कर सकते हैं, अपना यूनिट लगा करके लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक बेरोज़गारी ख़त्म करने की ओर हमारा प्रयास है, हमने प्रयास किया है, जिसकी युवा सराहना कर रहा है। एक युवा जिसके पास आज वो 10 एम्प्लॉय रखता है अपने पास, जो कल तक वो नौकरी मांग रहा था, तो मैं समझता हूँ कि नौकरी, ये बेरोज़गारी को ख़त्म करने का हमने प्रयास किया है। इसके अलावा जो आपने दूसरी बात कही, किसानों की बात है, कर्मचारियों की बात है, कर्मचारियों की नाराज़गी, किसानों की बात है। देखिए, हरियाणा प्रदेश पूरे देश के अंदर केवल पहला प्रदेश है जहाँ 24 फसलों के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर किसानों की फसलें खरीदी जा रही। किसानों के लिए
जो आज पैसा उनको जाता है सीधा उनके अकाउंट के अंदर जाता है। उससे पहले पैसा उनको 6-6 महीने मिलता नहीं था, आड़ती के पास रह जाता था, कहीं कैलकुलेशन के अंदर रह जाता था। आज सीधा 24 घंटे के अंदर पैसा उनके अकाउंट के अंदर चला था। और किसानों के लिए जो पिछले 2014 से पहले लगभग 1500 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को दिया गया। कभी 2 रुपये के चेक मिलते थे, 5 रुपये के चेक मिलते थे। आज जब से इन 10 सालों के अंदर 10,500 करोड़ रुपए का मुआवजा हमारी सरकार ने किसानों को दिया। हमारी सरकार तो किसान हितैषी सरकार है। आज वो दिन लद गए जब ब्लैक मार्केट होती थी यूरिया खाद की, लोगों को लाइनों के अंदर लगना पड़ता था, लेकिन आज वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई है। 2014 से पहले तो जो ब्लैक मार्केट का दौर था, हमारी सरकार ने उसको ब्लैक मार्केट के शब्द को ही ख़त्म कर दिया है। कहीं पर किसी भी चीज़ की ब्लैक मार्केट आप देखिए, 2014 से पहले चीनी की ब्लैक थी, चावल की ब्लैक थी, मिट्टी के तेल की ब्लैक थी, डीजल की ब्लैक थी, सीमेंट और सरिया की भी ब्लैक थी। ये सारी जो ब्लैक चीज मार्केट है उसको ख़त्म करके गैस के सिलेंडर की ब्लैक थी। आज वही उतनी ही प्रोडक्शन जो पहले होती थी, आज गैस के सिलेंडर के अंदर क्यों नहीं है ब्लैक मार्केट। आज जिस प्रकार से हमने लाइनें ख़त्म की हैं, ब्लैक मार्केट का नाम मिटाया है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक नशे का मुद्दा है और ये प्रदेश में भी इसकी चर्चा होती है और पंचकुला में भी। जो चंद्रमोहन बिश्नोई हैं, पूर्व विधायक भी हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, अब आपके प्रतिद्वंदी हैं और मैदान में उतरे हो कांग्रेस के टिकट पर, वो कह रहे हैं कि हमें मौका मिला तो हम कुछ ही दिन के अंदर नशे पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। मुझे बड़ी हंसी आती है जब वो इस प्रकार की बात करते हैं। मैं उनके बारे में कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो यहाँ पर 18 साल तक विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने नशे को उस समय ख़त्म क्यों नहीं किया? आज वो ये कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर मैं नशा, हो सकता है आप बढ़ रहा हो नशा। हमने नशे के ऊपर लगाम लगाई है। हमारी सरकार ने नियमों को, कानूनों को सख्त किया है। नशे के ऊपर जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनकी सज़ा जो है 7 साल से 10 साल हमने की है। यहाँ पर पंचकूला के अंदर नशे को रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर हमने जागरूकता ली है। मेरे जो 7 सरोकार, उनमें से सबसे पहले नशा मुक्त पंचकूला, उसकी अभियान लेकर के हम चल रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त पंचकूला उस अभियान लेकर के चल रहे हैं और हमारी बहुत सारी NGOs हमारा साथ दे रही हैं। पर्यावरण जो शुद्ध हो उसको लेकर के हमारी जो यहाँ पर NGOs के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। और नशे को रोकने के लिए जितने हमने सेमिनार कराए हैं, चाहे वो संतों का सम्मेलन हो, चाहे वो पुलिस अधिकारियों का सम्मेलन हो, चाहे आम लोगों को जागरूक करना, स्कूलों के अंदर जा कर के, कॉलेजेस के अंदर जा कर के बच्चों को जागरूक करना, इसके ऊपर हमने विशेष प्रयास किए हैं। तो कोई वो नशे के जो ख़त्म करने की बात कहते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई, मैं कहूँगा क्या कहूँ मैं उनको, मैं कुछ उनके बारे में कहना नहीं चाहता। मजाक क्या कह सकते हैं? मजाक ही कहूँगा और क्या कहूँगा कि लोग समझते हैं, जो लोग उनके संपर्क में हैं, जानते हैं, वो इसको मजाक ही कहें। अच्छा, कई बार देखिए बहुत सारे काम आपने सोचे होंगे जब आप विधायक बने होंगे, अब भी आपने सोचा होगा और अब भी बहुत से वादे आप कर रहे होंगे। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो आप लगातार कोशिश करते रहे, करवाना चाह रहे थे, या फिर इस चुनाव में अगर जनता फिर से आपको मौका देती तो आपकी प्राथमिकता रहने वाला है कि ये मुझे बहुत ज़रूरी है और ये करवाना है पंचकुला के लिए? देखिए, मेरा स्वप्न तो पंचकुला को पेरिस बनाने का मैं वायदा नहीं करता, वो तो भाई चंद्रमोहन जी ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पंचकुला को पेरिस बनाऊंगा। जब 18 साल विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, जब पंचकुला पेरिस क्यों नहीं बनाया? उस समय भी उन्होंने कहा था कि मैं पंचकुला को पेरिस बना। जब 18 साल में नहीं बना तो 5 साल में कैसे बना दें? लेकिन मेरी प्राथमिकता है
पंचकूला स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला हो। पंचकूला के अंदर एक जो लिविंग फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी सब यहाँ पर अवेलेबल हों। मैंने प्रयास किया है कि जो हमारी 5 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके ऊपर मैंने काम किया है। और ये जो सर्विसेज है एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है। बिजली को लेकर के 24 घंटे बिजली, हमने जब से हमारी सरकार आई है, एक अगले साल से ही हमने ये पहला ज़िला पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचकूला बना जब 24 घंटे बिजली हमने दी। कांग्रेस के राज में 7 घंटे 6 घंटे बिजली आती थी, पूरे का पूरा दिन कट रहता था, रात को कट रहता था। आज यहाँ पर 220 केवी सब स्टेशन, 66 केवी का सब स्टेशन लगा करके हमने बिजली की कमी को पूरा किया। पानी जो है, हम कजौली वाटर वर्क्स से जो स्कीम पेंडिंग थी 10 साल से वो पूरी नहीं हुई। हमारा शेयर था कजौली वाटर वर्क के अंदर, पंजाब के भाखड़ा कैनाल के अंदर, वहाँ से हम पानी लेकर के आए, 25 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डलवाई और उससे आज पंचकूला में पानी की कोई कमी नहीं है। सड़कों का हमने जाल बिछाया। ये जो नेशनल हाईवे 73 10 साल से पेंडिंग थी, बार बार उनको वोटर्स को कहा गया कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये नेशनल हाईवे, लेकिन नहीं बना। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, 2015 के अंदर बननी शुरू हुई, 2017 के अंदर बन करके तैयार हो गई। तो ये 3 चीज़ें, इसके अलावा शिक्षा की दृष्टि से पंचकूला के अंदर ITI, पंचकूला के अंदर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पंचकूला के अंदर गवर्नमेंट मल्टी स्किल सेंटर, पंचकूला के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज, पंचकूला के अंदर मेडिकल कॉलेज, पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पंचकूला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, पंचकूला के अंदर ही संस्कृत कॉलेज। ये सारी चीज़ें हम 2014 के बाद जब जनता ने आशीर्वाद दिया तो हम ग्राउंड पर लेकर के आए हैं। ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। सेक्टर 26 के अंदर जाकर के देखिए, निफ्ट बन करके तैयार है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का मल्टी स्किल सेंटर सेक्टर 26 के अंदर बना हुआ है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो संस्कृति पब्लिक स्कूल है वो सेक्टर 26 के अंदर बना हुआ है। सेक्टर 24 के अंदर मल्टी फीचर्ड पार्क, जो मैं समझता हूँ कि नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बेस्ट पार्क बनेगा, वो बन करके तैयार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, यहाँ का हॉस्पिटल जो 100 बेड का हॉस्पिटल था आज 500 बेड हॉस्पिटल है, विद ऑल फैसिलिटीज़, विद ऑल जो भी एक रोगी को ठीक करने के लिए चीज़ें चाहिए वो सारे MRI। इतने जब काम हो जाते हैं तो फिर किसी भी प्रत्याशी को और जो विधायक है उसको जीतने का पूरा यकीन हो जाता है कि जनता इन बातों को समझेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी चुनौती ये सामने आती है कि काम तो आपने कहा कि हमने इतने सारे काम कराए, आपने गिनाए हैं, लेकिन जो पार्टी में आपस में जो और भी आपके साथी चाह रहे थे टिकट मिल जाए उनको, जो चाह रहे थे कि वो यहाँ से चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए, इस बार इस तरह की काफ़ी चर्चाएं भी हुई कि इस बार ज्ञानचंद गुप्ता जी की टिकट पर भी संकट मंडराने लगा है, लेकिन आखिरकार वो आपको पार्टी ने विश्वास किया। तो वो चुनौतियाँ, जो नाराज़गियाँ हैं आपस के लोगों की, जो खुद ख्वाहिश रखते थे चुनाव के मैदान में आने की, उससे किस तरह से निपटेंगे और उसका क्या आप असर देखने वाले हैं? देखिए, कोई भी चुनाव आता है, उस चुनाव में हर कार्यकर्ता को ये अधिकार है कि वो टिकट मांग सके, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है कि मैंने टिकट मांगा है, दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी मांगा, उन्होंने टिकट मांगा, पार्टी ने डिसाइड कर दिया कि मुझे टिकट दे दिया। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि जो सारे के सारे टिकट सीकर थे, जो टिकट के चाहने वाले थे, आज सारे के सारे मेरे साथ एक प्लेटफार्म पर खड़े हैं, इकट्ठा खड़े हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सारे के सारे जो हैं वो आज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, पार्टी के लिए, एक विचारधारा के लिए, देश के लिए। हमारी पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय विचारधारा, देश सर्वप्रथम है, उसके बाद व्यक्ति है, पार्टी है, ये सारी चीज़ें बाद में हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, पिछली बार जेजेपी का आपको सहारा लेना पड़ा था सरकार बनाने में, इस बार भी कुछ इस तरह की बातें जेजेपी के नेताओं, चाहे खासतौर से अभय चौटाला की तरफ से, कि बिना हमारे इस बार हरियाणा में सरकार नहीं बनने जा रही, सत्ता की चाबी हमारे पास रहने वाली है और जब हमारी सरकार आएगी तो फिर हम सारे काम जनता के करेंगे। देखिए, इस बार भी ऐसे हालात लग रहे हैं? नहीं, जनता बहुत समझदार है।
जनता जब निर्णय करती है वो कैंडिडेट का भी निर्णय करती है, पार्टी का भी निर्णय करती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बार हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, भाजपा की सरकार बनाने के लिए वोट करेगी। 10 साल जब किसी पार्टी की सरकार रह जाती है, हो सकता है उन्होंने बहुत सारे काम कराए हों, लेकिन अमूमन ये देखा है हमने कि जनता को ऐसा लगता है कि जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, और फिर उसके बाद कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, सत्ता विरोधी लहर है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे बाकी स्थानों का तो पता नहीं है, लेकिन पंचकूला के अंदर मैं दावे से कह सकता हूँ यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी है। यानी जो कार्य हुए हैं उनको देख करके लोग ये महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पंचकूला को विकसित करने के लिए, पंचकूला के अंदर जो विकास करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसका विकास में विश्वास हो। ज्ञानचंद गुप्ता को पूरा यकीन है कि वो जीत रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, विधानसभा के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपने काम किया है, तो आइंदा जब आपकी सरकार बनेगी, जिस तरह से आपका दावा है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, तो फिर उसी तरह की कोई बड़ी जिम्मेदारी या उससे कुछ बेहतर होना? इसका निर्णय तो संगठन करता है, पार्टी हाईकमांड करता है, वो मैं नहीं करता। देखिए, मैं 42 साल से पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, और संगठन ने मुझे समय समय पर बहुत कुछ दिया है। आज जो भी हूँ मैं, उसमें संगठन का एक बहुत बड़ी भूमिका है। राजनीति में कभी कुछ ऐसा पल आया जब आपको लगा हो कि अब बहुत हो गया, अब दूर हटते हैं? बस मैं समझ सकता हूँ कि ये जो चुनावी राजनीति है, ये मेरी आखिरी टर्म है। इसके बाद चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं। सेवा करने की इच्छा रहेगी? सेवा करेंगे, जो पार्टी संगठन कहेगा, या समाज सेवा के अंदर मैंने तो जो समाज सेवा के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच में जाते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है, आई ऑपरेशन कैंप है। मेरा जो टेस्ट रहा है वो स्पोर्ट्स प्रमोशन का रहा है। उसके लिए मैंने स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी गठित की। उस स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से हम खेलों को प्रमोट करते हैं, और उसके पीछे एक मकसद है, जैसा हमने कहा कि नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को खेलों का अंदर लेकर के आएँ, ताकि युवा नशे में ना जाए और वो खेल का नशा उनको हो जाए। ज्ञानचंद गुप्ता जी, एक बात बीजेपी को लेकर बार बार कही जाती है, चाहे एनएलओ के नेता हों, जेजेपी के नेता हों, खासतौर से कांग्रेस के नेता, जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला कह रहे थे कि मेरी बहुत बड़ी भूल थी जो हमने इनका साथ दिया, अब कभी ये गलती नहीं दोहराएंगे। तो बीजेपी को लेकर ऐसा क्यों कहा जाता है हरियाणा के अंदर कि जिस पार्टी को भी बीजेपी साथ लेती है उनको ख़त्म कर देती है? नहीं, ख़त्म नहीं कर देती, लेकिन उनके गलत तौर तरीक़ों के साथ पार्टी नहीं चलती। जहाँ पर नज़र आता है कि पार्टी का नुकसान वो एज पार्टनर हमारा कर रहे हैं, तो पार्टी फिर सोचने पर मजबूर होती है कि क्या हम इन गलत निर्णयों के साथ, गलत डिसीजंस के साथ चलें, या पार्टी को एक जो हमारी विचारधारा है उसके अनुसार आगे बढ़ाएं। एक दो सवाल और हैं बस मेरे आपसे कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपका जो कार्यकाल रहा वो सबने देखा, काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले, नोक-झोंक देखने को मिली। आपके लिए सबसे ख़राब पल विधानसभा में, जिसे आप याद करते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए अगर फिर से इस तरह की कोई जिम्मेदारी मिलती है, वो कौन सा था, अगर याद आता है? ये मैं समझता हूँ कि विधानसभा के अंदर जो मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा है, एक चुनौतीपूर्ण दायित्व था। उस चुनौतीपूर्ण दायित्व को मैंने प्रयास किया है कि मैं अच्छे ढंग से निभाऊं, और मुझे इस बात की खुशी है कि इन 5 सालों के अंदर मुझे याद नहीं है कोई ऐसा समय या कोई ऐसा बहुत अच्छा वक्त, अच्छा कोई दिन कि वो बहुत अच्छा दिन था उस वक्त, एक मिसाल, एक संदेश हरियाणा में एक अच्छा? नहीं, देखिए, एक बहुत अच्छा दिन भी कहूँगा, बहुत अच्छी जो एक उपलब्धि है। मन के अंदर इच्छा थी कि विधानसभा को ई विधानसभा बनाया जाए। उसके लिए हमने प्रयास शुरू किया। जब प्रयास शुरू किया तो 14 स्टेट्स ने MOU किया था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेने से वो हम विधानसभा को ई विधानसभा बना पाए। आज हर साल 6-7 करोड़ रुपए का जो कागज़ था, पेपर वेस्टेज है, उसकी बचत हुई है।
और पेपर वेस्टेज को रोकने का मतलब जो पॉल्यूशन जो है उसको जो उसके पॉल्यूशन के अंदर जो वृक्षों का सहयोग रहता है वो हमें उसका मिला है। जब अध्यक्ष के रूप में कोई सदस्य व्यक्तिगत टिप्पणी करता है तो वो चीज़ें चुभती हैं? निश्चित तौर पर कई बार मन के अंदर ये आता है कि देखिए संगठन जो हमारा सदन जो है, आप इस बात से बिल्कुल मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं कि आपने बहुत निष्पक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्रयास किया है कि बिल्कुल निष्पक्षता के साथ मैं सदन के अंदर नियम और कानून का पालन करते हुए सेवा कर सकूं और जो भी विधायक हैं उनको पूरी तरह से न्याय मिल सके। किसी भी विधायक के मन में ये ना जाए कि मेरे साथ कहीं कोई ज़्यादती हुई है या जो निष्पक्षता होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आप बता रहे थे कि जब व्यक्तिगत कुछ टिप्पणियाँ होती हैं तो वो चीज़ आहत करती हैं। बिल्कुल, कई बार लगता है वो जो उनको हम उसमें से डिलीट भी करवाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर स्वच्छता, राजनीति के अंदर जो एक यूँ कहूँगा कि संस्कार, जो राजनीति के अंदर एक मर्यादा जो है उसको नहीं लांघना चाहिए कभी भी। मेरा ये स्वभाव रहा है। अभी आपने कहा कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी, मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा किसी भी अपने विरोधी पक्ष के हाथ में, लेकिन हाँ अपनी पॉजिटिव चीज़ जो है वो मैं विश्वास करता हूँ कि हमें लोगों से पॉजिटिवली बात करनी चाहिए। और राजनीति के अंदर कुछ लोग कुछ लोगों के कारण जो राजनीति बदनाम हुई है, उस राजनीति को स्वच्छ बनाने के लिए मुझे याद है, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। लास्ट में मुझे पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी का 91 में बना, काम करते करते ऐसा एक्सपीरियंस आया कि यार ये जो मेरे रुचि के मुताबिक नहीं है। मेरा रुचि है सेवा की रुचि, और ये राजनीति के अंदर तो सारा दिन आपस के अंदर द्वंद्व, ये उसका ये आ गया। तो मैंने अपने एक माननीय अधिकारी थे, क्षेत्रीय प्रचारक थे माननीय जयपाल जी, उनको कहा जी मैंने ये राजनीति से मेरे को बख्शो, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। कहते क्यों? मैंने कहा राजनीति तो बहुत गंदी और गंदगी है इसमें। तो उन्होंने कहा कि अगर राजनीति के अंदर स्वच्छता लानी है तो वहाँ क्या ठीक व्यक्ति नहीं जाने चाहिए? आपको वहाँ जाकर के इसको राजनीति को स्वच्छ कैसे किया जा सकता है, ये कार्य करने के लिए तो हम आपको भेज रहे हैं। मुझे लगा कि भी हाँ, उन्होंने जो कहा है उसके ऊपर। अच्छा, कितना कामयाब हुए फिर आप इसमें कुछ वक्तों में जब मौका मिला? नहीं, मैंने प्रयास किया, उसके अंदर कामयाब भी हुए। जो हमने अपने असूल कुछ बनाए हुए हैं उसके ऊपर ना डिगने का कारण जो मतलब उसके अंदर हमने प्रयास किया है कि राजनीति के लोगों को, राजनीति गंदी नहीं है, कुछ लोगों ने इसको गंदी बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत सारी बातें आपसे हुई हैं और सारे सवालों के आपने जवाब दिए। और ज्ञानचंद गुप्ता जो प्रत्याशी हैं पंचकुला से, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। उनका कहना है कि उनकी पूरी कोशिश रही कि निष्पक्षता के साथ अपनी उस जिम्मेदारी को भी वो निभाएं और निभाते रहे। और उनको यकीन है कि इस बार भी पंचकुला की जनता उनको चुनने वाली है, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। अब जनता के दिल तक उनकी बात कितनी पहुँचेगी आने वाला वक्त बताएगा। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार।